चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामजद किया, आपका क्या हुक्म है? यानी नामजद उनको इमरान खान कर रहे थे और फोन वो मियां साहब को कर रहे थे कि मियां साहब मेरे लिए बताएं क्या हुक्म है। और फिर इमरान खान साहब ने जब वो वज़ारत उज़्मा से हटे तो उसके बाद जो हमारी उनसे पहली मुलाकात थी उसमें उन्होंने बहरहाल ये कहा था कि जो सिकंदर उस्मान राजा साहब है, इनका नाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको दिया गया था, वो तो इनको जानते भी नहीं थे। तो अब ये ढूंढ रहे क्या है? ये टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इंसाफ चाहते हैं, जिस तरीके से इनको माजी में मिलता रहा और एक फैसले के अंदर हालिया अरसे में भी मिला, तो इसलिए इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से उनको गेम से आउट किया जाए, खान साहब को किसी तरीके से उनको कालादम करार दिया जाए। और यही हमें देखना चाहिए कि फौज है तो पाकिस्तान की सरहदें महसूस हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, क्योंकि ये कसम खाई हुई है हमारी अपने जब फाज ऑफिसर तो जब कसम खाते हैं और कहते हैं कि यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी पेश कर देंगे, एंड दैट इज अ ट्रू एग्जांपल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। फुल ऑफ हैपनिंग, खबरों से भरपूर आज का दिन और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जिसमें बात हुई ममनुआ फंडिंग की, फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ अकबर एस बाबर ने इस्तेमाल किया था। आज 8 साल बाद इसका फैसला सुनाया गया, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की नाज़रीन ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। पार्टी को कलदन देखने वालों के अरमान ठंडे पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया, जिसके बाद अब मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या आप फैसले को लेकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? क्या इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को कलदन जमात करार दिया जा सकता है कि कानूनन ऐसा मुमकिन है? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट, जिसको बयान हल्फी कहा जा रहा है, उसको बुनियाद बनाकर क्या इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सकता है, यानी कि 62(1)(f) की कार्रवाई की जा सकती है? और बकौल साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कि आज के फैसले से कोई ऐसा बहरान नहीं पैदा होगा जिसे मैनेज ना किया जा सकता हो। ये एक ऐसा फैसला है जिसे अदालत एक ही समात में उड़ाकर रख देगी। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा इजलास भी आज तलब किया और उस पर मुशावरत भी मुकम्मल हो गई, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अभी थोड़ी ही देर पहले सद उमर ने ये कहा कि अब इसको चैलेंज करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 1-2 दिन में हम चैलेंज कर देंगे। लेकिन इस सूरत हाल में 2 सवाल आते हैं जो आज मैं उठाऊंगी, बहुत अहम है कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में क्या फ़र्क है। क्या सियासी जमात को अगर कोई फंडिंग होती है तो वो सारी ही फंडिंग जो है वो बैरून मुल्क से हो तो उसको ममनुआ करार दिया जा सकता है? क्योंकि 1962 से ये मामला नाजरीन पाकिस्तानी सियासत में शामिल रहा है। दूसरा ये कि सर्टिफिकेट और बयान हल्फी, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कानूनी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अतर काज़मी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनका बहुत ही मुफीद और अच्छा तज्ज़िया होता है, वो हम शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया था आपका। और सिद्दीक जान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं, जो कि हमें पल पल की रिपोर्टिंग देते हैं, सारी अंदर की खबरें सिद्दीक के पास होती हैं। सबसे पहले सिद्दीक आपसे ही मैं बात करना शुरू करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के फैसला जो कि आ गया, अब तफसीली तौर पर भी आ गया, अब अपनी अपनी मर्जी के इसमें से चीज़ें निकाली जा रही हैं, लेकिन आप हमें बताएं, आपने रिपोर्ट किया, क्या है ये फैसला एक्चुअली? देखें, फैसले में तो कोई ऐसी जिसे वो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो घबराने वाली बात तो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अभी कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की मीटिंग हुई, उसका अंदरूनी अहवाल यही है कि तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा घबराना शुरू कर दिया है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि देखें, ऑन मेरिट या अभी राजा आमिर अब्बास साहब भी हमें जो है वो बताएंगे अपनी कानूनी जो उनकी माहिराना राय है उससे आगाह करेंगे। इससे पहले भी वो ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे। देखें, फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, जिस तरह से उनका कंडक्ट रहा है, इसलिए तहरीक इंसाफ को ये नज़र आ रहा है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर उनका जो शरीफ ख़ानदान के साथ एक तल्लुक है वो भी ढका छुपा नहीं है, बल्कि जब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामजद किया गया था और तहरीक इंसाफ ने किया था, तो उसके बाद अगले दिन जो अखबार में दी न्यूज़ में खबर लगी थी जिसमें बताया गया था कि चीफ इलेक्शन जो नामजद चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर उस्मान राजा, उन्होंने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और रब्ता करके कहा कि मियां साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामजद किया, आपका क्या हुक्म है? यानी नामजद उनको इमरान खान कर रहे थे और फोन वो मियां साहब को कर रहे थे कि मियां साहब मेरे लिए बताएं क्या हुक्म है। और फिर इमरान खान साहब ने जब वो वज़ारत उज़्मा से हटे तो उसके बाद जो हमारी उनसे पहली मुलाकात थी उसमें उन्होंने बहरहाल ये कहा था कि जो सिकंदर उस्मान राजा साहब है, इनका नाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको दिया गया था, वो तो इनको जानते भी नहीं थे। अब मसला ये है कि एक जो बहस है जिस पे भी ज़ाहिर हम
राजा आमिर अब्बास साहब से पूछेंगे भी ये जो सर्टिफिकेट वाला मामला है, बैन वाला मामला है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये देख रही है कि जिस तरह की चीज़ें उन्होंने इसमें जो है वो लिखी हैं, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता और इन पर कोई डायरेक्शन नहीं आती, कोई फैसला नहीं आता, तो किसी भी हद तक वो फैसला दे देंगे। देखिए एक बार तो वो फैसला दे देंगे ना, बाकी ठीक है बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके जो भी हो जाए। दूसरा इसमें आप पैटर्न देखें, एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर जो है वो पीडीएम ने, हुकूमत ने दबाव बढ़ाया कि फैसला दें, साथ पूरा माहौल बनाया गया, फैसले से 72 घंटे पहले एक स्टोरी छपवाई गई, मीडिया कैंपेन चलाई गई और साथ साथ एक और काम किया गया, सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल टारगेट किया गया। इनका मकसद यह है कि इलेक्शन कमीशन को फैसला ऐसा दे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाए तो इतना कंट्रोवर्शियल कर दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि वो जो है वो इस पर वो फैसला ना दें जो आइन और कानून के मुताबिक है, बल्कि दबाव में आकर वो इनकी मर्जी और मंशा का फैसला दे दें। तो ये इनकी हिकमत अमली थी। अब इनकी हिकमत अमली कामयाब होती है, नाकाम होती है, जाहिर है आने वाला ये जरा जाहिर है ये कानूनी मामलात हैं और अब इसमें क्या होगा। जरा राजा साहब हमें जरा आप और हमें हमारे नाज़रीन को क्लियरफाई करें कि एक जो बात की जा रही है कि जिस 62(1)F की कार्रवाई होगी, यानी कि यहाँ पर नाअहली की बात आ गई है, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये बयान हल्फी है, ये सर्टिफिकेट है, और क्या सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ये मामला 62(1)F का बनता है? देखिए उससे पहले आपने जब अपने इंट्रो में बात की कि ये ममनुआ फंड और प्रोहिबिटेड फंड क्या है, तो नाज़रीन को अगर ये बता दिया जाए तो फिर बाकी चीजें क्लियर हो जाए। बिल्कुल सर। फंड ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी शख्स से जो पाकिस्तानी है या डुअल नेशनलिटी वाला है, उससे कंट्रीब्यूशन लेने का, डोनेशन लेने का उसको एक राइट है, उसको एक कानूनी इख्तियार है। ठीक है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर ये बैरून मुल्क से ली जा रही है तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आप फंडिंग कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। और इसी तरह पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है SECP के पास, यानी कि वो कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, जैसे कि कोई कंपनी है या किसी भी शख्स की, तो वो कंपनी जो फंड देने की मजाज नहीं होगी और आप उससे फंड नहीं दे सकते। तो ये जो उन्होंने पाबंदियां लगा दी एक मल्टीनेशनल से और एक किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से, तो इससे फंड अगर आप ले लेंगे तो वो फंड क्या कहलाएगा? वो ममनुआ फंड, वो प्रोहिबिटेड फंड, यानी उस फंड की आपको इजाजत नहीं थी। और अगर आप किसी से प्रोहिबिटेड फंड ले लेते हैं तो कानून कहता है कि उसमें फिर इसका जो आर्टिकल 6 है पॉलिटिकल ऑर्डर 2002, उसके तहत वो फंड जो सा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब्त कर सकता है, जो इलेक्शन जो से ये है 2002 के जो के तहत, और उसको जब्त इससे पहले वो शो कॉज नोटिस देता है, डायरेक्टली जब्त नहीं करता, जो कि उन्होंने आज दे दिया। और जो फॉरेन फंडिंग है वो बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग लेके वजूद में आती है या अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां चलाती है उस फंड से, कि जैसे कि आप इसराइल से फंड ले रहे हैं, आप इंडिया से ले रहे हैं, या आप किसी दूसरे मुल्क से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, या वहां पे मौजूद पार्टी है जैसे कांग्रेस है या कोई और, उससे आप फंडिंग ले रहे हैं, तो वो फंडिंग जो सी होगी वो फॉरेन फंडिंग कहलाती है। और ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि कोई फंडिंग नहीं है तो वो गवर्नमेंट को एक रेफरेंस भेजेगा और फिर गवर्नमेंट अगर समझेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में वो भेज देगी और फिर डिसाइड करेगा कि ये फॉरेन फंडिंग है कि नहीं है, और अगर फॉरेन फंडिंग है तो उस पार्टी को बैन किया जाता है। चलें, बड़ा अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। मैं अब तो दूसरा सवाल है ना मेरा, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं तज्जिया ले लूँ अतर साहब का। अतर साहब, पंजाब के इलेक्शन से लेकर इलेक्शन कमीशन पर दबाव से लेकर फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी और फिर ये सारा इलेक्शन कमीशन का आज फैसला, इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ऑब्वियसली ये जो फैसला है ये ज्यादा तो हमें सियासी लगता है, कानूनी उसके जो नुकात हैं उसमें तो राजा साहब ने तफसील रोशनी डाल दी है, लेकिन इस पे कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से सियासत के ऊपर असर अंदाज हुआ जाए। मसला ये है कि हमने पंजाब के इलेक्शंस का आपने जिक्र किया कि वहां पे तमाम जमातों ने, बादशाह खान के वारसों ने, JUI ने, भुट्टो के वारसों ने, ज़ियाउल हक के जानशीनों ने, सब ने मिल के इलेक्शन लड़ा और इनको शिकस्त हुई। तो अब ये ढूंढ रहे क्या है? ये टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इंसाफ चाहते
चाहते हैं जिस तरीके से इनको माजी में मिलता रहा और एक फैसले के अंदर हालिया अरसे में भी मिला, तो इसलिए इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से उनको गेम से आउट किया जाए, खान साहब को किसी तरीके से उनको कालादम करार दिया जाए उनकी जमात को, या किसी तरीके से उनको नवाज शरीफ के बराबर ला के खड़ा कर दिया जाए। देखें जनाब, ये भी सादिक और अमीन नहीं रहे, तो ये मसला है। पर यहाँ पे समझने की जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बयानिए होते हैं, सियासी बयानिए, ये कोई आप बहुत अच्छा बोलें तो आप सियासी बयानिए नहीं बना सकते। बड़े बड़े लोग बैठे हुए जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ये वो होता है कि जो चीज अवाम समझती है, जो अवाम का कोलेक्टिव विजडम होता है, वो इस चीज का फैसला करता है कि कौन सी चीज बेहतर है, कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। तो जहां पे ये कहते हैं कि हम इस तरह का कोई फैसला करके अवाम को कायल कर लेंगे, या फिर कोई ऐसी बात करके इमरान खान ने एक बयानिया बना लिया, तो ये अवाम की जहानत की तौहीन करते हैं। अवाम आज के दौर में वो नहीं रहे कि 2 कॉलमी खबर पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर यकीन कर लेंगे। आज के दौर में सब कुछ सामने है, तो इससे अगर कोई सियासी बयानिया बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उसको कोई फायदा नहीं हो। सही कह रहे हैं। और अब जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह की मकबूलियत है अवाम में पीटीआई की, तो ये इससे कुछ होगा नहीं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, ये सबका ही मानना है। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा मैं चाहूँगी आमिर साहब ज़रा उस पर भी रोशनी डालिए कि अब ये सर्टिफिकेट और एक बयान हल्फी, एक तो ये फ़र्क, और फिर 62(1)F की कार्रवाई कैसे होगी। वो जो कह रहे हैं ना अभी अतर साहब कि ये चाहते हैं कि मियाँ साहब के बराबर लाके खड़ा कर दें कि अगर वो नाअहल हुए तो यहाँ पर इमरान खान को भी सादिक और अमीन वो भी साबित ना हो, फिर वो कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है और जो एफिडेविट होता है जिसको बयान हल्फी कहते हैं, ये 180 डिग्री पोल्स अपार्ट हैं, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एफिडेविट ये होता है कि जैसे कोई शख्स इलेक्शन लड़ रहा है तो वो एफिडेविट देता है, हल्फिया बयान, कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाकिस्तान में या बैरून मुल्क इनके अलावा और नहीं है, ठीक है। और वो ये हल्फ पे बयान देता है क्योंकि आपने एक डिक्लेरेशन देनी होती है, आप अवाम के सामने जा रहे होते हैं और आपने अवाम को बताना होता है कि जनाब ये मेरे असासे हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद क्या होगा। एक होता है सर्टिफिकेट होता है कि जैसे कि जो इसका आर्टिकल 12 है कानून का, ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, वो ये कहता है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग आप जनरेट करेंगे उसका आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मुसद्दिका ऑडिटर से ऑडिट करा के उसकी तमाम डिटेल्स जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उन डिटेल्स के साथ पार्टी का लीडर जो सा होता है, वहां HD लिखा हुआ जो लीडर होता है वो एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ हमने ये फलानी कंपनी से ऑडिट कराया है और ऑडिट की ये रिपोर्ट हमारी पार्टी से मुतालिका है। सही है। ताकि ये ना हो कि कल को वो कहेंगे कि इस कंपनी से तो हमने ऑडिट ही नहीं कराया था और ये जो रिपोर्ट है ये हमने जमा नहीं कराई। उसका सिर्फ ये पर्पस होता है कि उसको ऑथेंटिकेट करता है कि ये जो रिपोर्ट है ये हमने इस कंपनी से कराई है ऑडिटर फर्म से और ये हम दाखिल कर रहे हैं। उसके जो कंटेंट्स होते हैं उसके बारे में पार्टी हेड कोई हल्फिया बयान या कोई अंडरटेकिंग नहीं देता कि ये जो कंटेंट्स हैं, ये जो ऑडिट कंपनी ने की हैं, दे आर करेक्ट एंड ट्रू। जैसा कि आप किसी भी कंपनी के पास चले जाएं तो वो एक साथ सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है कि जनाब आपने ये कोविड का इंजेक्शन लगाया है, इंजेक्शन तो लगाया होता है लेकिन आपने एक सर्टिफिकेट लेना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपने किसी कमिश्नर से कोई सर्टिफिकेट लेना होता है। तो जो सर्टिफिकेट होता है इट इज नॉट अंडर ओथ, और जब अंडर ओथ नहीं है तो आप सादिक और अमीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। सर आर्टिकल 62(1)F तब इन्वोक होता है कि जब कोई हल्फिया बयान गलत हो और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी नहीं है, उसमें किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, कोई सिविल कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हो, वो ये डिक्लेरेशन दे दे कि इसने हलफ पे झूठा बयान दिया है। सो ये किसी भी एडमिट से किसी भी तरीके से हल्फिया बयान के दुनिया में नहीं आएगा। आप उसकी वर्डिंग पढ़ लीजिए, वहां पे ना एफिडेविट लिखा है ना स्टेटमेंट अंडर ओथ लिखा है, वहां पे सिंपली लिखा है अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट। और आप
इसके लिए मैं अर्ज करता जाऊं कि जो दूसरी दो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वहां तो पार्टी हेड ने सिग्नेचर ही नहीं किए। नून लीग के एक सर्टिफिकेट में राजा अपने साइन किए हैं और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के ना आसिफ जरदारी ने साइन किया है ना बिलावल भुट्टो ने। बिल्कुल तो ये किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके रुकने में किसी शख्स की डिस्क्वालिफिकेशन बनती हो। और एक बात और, जी सर, यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल 17 सब क्लॉज की आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो आर्टिकल 17 सब क्लॉज की यूके लोगों को पता होना चाहिए कि वो ये कहते हैं। चलिए ये आपने बड़ा अच्छा किया कि क्लियर कर दिया। अगर थोड़ा टाइम है मैं सिद्दीक से पूछ लूं, हुकूमत क्या करने जा रही है? सिद्दीक जरा क्विकली मुझे बता दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए, हुकूमत फिलहाल तो मीडिया कैंपेन करेगी, प्रोपेगेंडा करेगी और ज़ाहिर है वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की हैं, अगर फैसले में कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत ही नहीं थी। इकदाम करें, एक्ट करें। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बता रही है कि फैसले में मीडिया कैंपेन होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, बयानिया बेचा जाएगा। ये खबरें आपके पास। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपका, तर काज़मी साहब और एडवोकेट राजा, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो दीगर भी मामलात हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे हम बलूचिस्तान में पाक फ़ौज के लापता हेलीकॉप्टर जिसका मलबा विंदर लसबेला के करीब से मिला। ISPR ने तस्दीक कर दी कि कोर कमांडर 12 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान इसमें शहीद हो गए। और जो तहकीकात हैं इब्तदाई उसके मुताबिक ये हादसा मौसम की ख़राबी के बाइस पेश आया। ये कोर कमांडर के जो जवान थे ये रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक थे बलूचिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, और वहीं से वापसी पर इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर, और पूरी कौम जो है वो खराजी अकीदत पेश कर रही है अपने वतन के शोधा को। तो इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर टायर हारिस नवाज साहब। एक तो बलूचिस्तान की सूरत हाल कि वहाँ पर इतनी सैलाबी सूरत हाल है और हमारी पाक अफवाज जो कि रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन में अवाम की शाना बशाना है, उनकी मदद कर रहे हैं, उस पर कोर कमांडर खुद वहाँ पर मौजूद और पूरी कोर मौजूद, 6 जवान जो कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में शरीक थे, वापसी में वो 6 अफसरान शहीद हो गए। ISPR ने भी इसकी तस्दीक की, क्या कहेंगे? सुमैया, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये कोर कमांडर एक नहायत ही प्रोफेशनल ऑफिसर, आई न्यू हिम पर्सनली, बल्कि शहादत से एक दिन पहले मेरे से उनसे काफ़ी देर बात भी हुई थी। अच्छा। यही बलूचिस्तान फ्लड ऑपरेशंस के बारे में। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड और एक नहायत ह्यूमन बीइंग, इंसान दोस्त, हमदर्दी रखने वाले, और दिन रात वो बलूचिस्तान के आवाम के लिए काम कर रहे थे कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको रिलीफ प्रोवाइड की जाए, उनको कंफर्टेबल किया जाए। और इसीलिए कल वो कोयटा से निकले थे, फिर बिंदर आके उथल में वहाँ पर, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा फ्लडेड है, तो इजाम कमाल के एरिया, यहाँ आके उन्होंने पूरा ऑपरेशन देखा, मॉनिटर के साथ CC इंजीनियर्स, उनका कमांडर कोर इंजीनियर्स आते ताकि पुल जो डैमेज हो रहे हैं हालात लोगों के लिए वो ठीक कर सकें। उसके बाद ही टुक ऑफ फॉर कराची और रास्ते में ये हादसा पेश आ गया। तो ये तो एक ऑनेस्टली आई फील कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि बहुत ही अच्छा सीनियर ऑफिसर, उनके साथ एक ब्रिगेडियर अमजद थे जो कि 2 स्टार जनरल अप्रूव हो गए थे, DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, DG कोस्ट गार्ड। फिर ब्रिगेडियर खालिद ये कमांडर कोर इंजीनियर से, 2 पायलट्स जंग के मेजर और एक टेक्नीशियन नाइट। तो उसके बाद बात ये कि मुझे सबसे ज़्यादा एक और अफसोस होता है कि देखिए कितना ज़्यादा हमारी आर्मी मिलिट्री के लोग सुप्रीम सैक्रिफाइसेस देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, टेररिज्म के खिलाफ, फिर ये फ्लड और अर्थक्वेक ऑपरेशन के लिए काम करते हैं। और सोशल मीडिया पर जब मैं देखता हूँ कुछ बातें तो बहुत अफसोस होता है, नॉट रियलाइजिंग कि उनकी फैमिलीज, पूरी आर्मी के जवान के मोरल को कितना इफेक्ट पड़ता है। सही बात है। और अभी भी हमें यही दुआ करनी चाहिए कि उन्होंने जो सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल करे, दर्जात बुलंद करे, और जो जितने लवाकीन वो सब जमील अता करे। साथ ये फौज का सिस्टम ऐसा है कि हमारे
ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ ट्रूप्स। और यही एक उन्होंने अपनी मिसाल कायम की है और उसी में उन्होंने जामे शहादत को नोट किया है। और ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि पूरी कोर वहाँ पर मौजूद थी, कोर कमांडर खुद थे जो लीड कर रहे थे पूरे ऑपरेशन को। जिस तरह आपने कहा कि आप उनको पर्सनली जानते हैं, यकीनन उनके अंदर वो जज्बा जो कि हमारी पाक अफवाज में है, लेकिन ख़ुद बहैसियत एक इंसान की इंसानियत का जज्बा कि लोग वहाँ मुश्किल में हैं, परेशान हैं, सैलाबी पानी में बह रहे हैं, तो उनकी मदद की जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको रिलीफ फराम किया जाए। यकीनन ये जज्बा हमारी अफवाज में, तमाम अफवाज में है। हारिस साहब ये बिल्कुल, आपके चाहे कोई आप देख लें, ये ज़रबियत देख लें, रद्दुल फसाद देख लें, हर जगह हमारे यंग ऑफिसर्स, फिर उसके बाद सीनियर ऑफिसर, ज़्यादा शहादत होती है बजाय अगर कंपेयर करें ट्रुप्स के परसेंटेज में दुनिया में। सही बात। तो ये जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि फिर मुरादा ट्रुप्स आई होता है, ट्रुप्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके लड़ते हैं। तो यही वजह कि पाकिस्तान ने चीफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में पूरे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करी थी। ये तो अब अमेरिकन फिर वेपन पे छोड़ के गए हैं वहाँ पर, और फिर वो ये हमारे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान आर्मी ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। अदरवाइज तकरीबन मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। और यही हमें देखना चाहिए कि फ़ौज है तो पाकिस्तान की सरहदें महसूस हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, क्योंकि ये कसम खाई हुई है हमारी फ़ौज ऑफिसर्स। तो जब कसम खाते हैं, ओथ देते हैं, तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी पेश कर देंगे, एंड दैट इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल। तो एक तो ये है, और उसके साथ इस वक्त मुझे एक और अफसोस होता है कि आप देखें पॉलिटिशियन कैसे ब्लेम, काउंटर ब्लेम, क्या क्या लगे हुए। नोबडी टॉक कि दो लफ्ज़ अपने ऑफिसर्स के बारे में, शहीदों के बारे में बात कर सकें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है ये हमारी अफवाज ही हैं जिनकी वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। हमारी मुश्किल वक्त में, चाहे वो सैलाबी सूरत हाल हो या अर्थक्वेक की सूरत हाल हो, वैसे आवाम के साथ खड़े होते हैं। अमन के हवाले से जो तमाम पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी कीमती शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और ज़ाहिर है जहाँ पर ये हमारी पाक अफवाज रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, बलूचिस्तान वो वाहिद हमारा मुनफरिद सूबा जो कि अभी सैलाबी सूरत हाल का शिकार है, और आज यानी कि सिर्फ 24 घंटों में 13 अफराद लुक़मा अजल बने और 149 तादाद हो गई है जाँ बहक अफराद की। तो हमारे ब्यूरो चीफ सिराज जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं झलमक्सी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो मुतासर हुआ रंधावा और गंदावा के मकाम पर वो मौजूद हैं। वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ, तो उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर झलमक्सी गंदावा में वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब बताइएगा, गंदावा में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल है? नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गंदावा शहर में, जहाँ शहर में ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त घर किस तरह तबाह हैं, और पानी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ 3 फुट से 3.5 फुट पानी खड़ा था, और अब तो पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। लेकिन उसकी तबाही का जो मंज़र है वो आप देख सकते हैं कि दीवारें, उनकी छतें जो उन्होंने अपनी बनाई थी मेकशिफ्ट, जो एक आपके इस्टेब्लिशमेंट उसकी। और इस वक्त शहर में जो सूरत हाल है, कोई 1,48,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुज़रा है। और जो शहर के में जो मेन पुल है जो शहर के दोनों तरफ को मिलाता है, उस शहर के पुल के बराबर में उनको सड़क को तोड़नी पड़ी इंतज़ामिया को, ताकि वो पानी तेज़ी से गुज़रे और आगे चलता हुआ जो आबादियों को जो है वो आबादी को डिस्टर्ब ना करें। इस वक्त कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ जमा हैं, उनमें से हम किसी से बात करेंगे कि उस वक्त वो मौजूद थे और उस वक्त क्या सूरत हाल थी। वो उस वक्त मौजूद थे और ख़ास कर हमें ये बताया गया कि जो फसलें अपने तौर पर कोई इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन गंदम जो स्टोर करते हैं अपने घर में उस वक्त सारी वो गीली हो गई और ख़राब हो गई, और वो अभी यूज़ के काबिल नहीं रहा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक इलाका मकीन, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं पहले। खादिम हुसैन मेरा नाम है। आप ये बताएं कि खादिम हुसैन, जिस वक्त बारिशें ये तेज़ हुई और उसके बाद फिर पानी का रेला आया, तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं इधर ही था, इसी घरों में थे हम। और उस टाइम जब ये पानी आया तकरीबन शाम का टाइम था, हमें तो इस पानी ने निकलने के भी काबिल नहीं किया और हम बड़ी मुश्किल से सिर्फ बच्चे निकाले। बच्चे निकाल के ऊंचाई जिधर जगह मिली हमें उधर बिठाए हमने। बाकी ये आपके सामने ही है, जितना पानी आपने देख रहे हो कितना गुजरा है, कितना रेला आया है। ये तकरीबन 3 दिन से पानी और बारिश एक साथ
चलती रही है और पानी गुजरता रहा है, और 3 दिन से लगातार ये इसी तरह ही मालिक की मर्जी ये इसी तरह। क्या उस पानी में, उसी पानी में आप रहते रहे हैं या आप किसी ऐसी मकाम पर आपको शिफ्ट किया गया या आप खुद मूव हुए? हमने ऐसे किया, हमने अपने बच्चे निकाले हैं। सिर्फ जो हम मर्द हजरात थे वो हम इसी पानी में ही रहे हैं। सिर्फ छोटे बच्चे और औरतें जो हमारे घरों में थी उनको हमने महफूज जगह पे हमने पहुंचाया है, बाकी हम इसी पानी में ही रहे हैं। 3 दिन हम लगातार इसी पानी में रहे। तो इस 3 दिन में ज़ाहिर है खुराक भी तो आपकी अपनी जो है वो गीला हो गया होगा, इस काबिल नहीं होगा कि इस्तेमाल करें। तो खुराक आपको इंतज़ामिया की तरफ से या किसी NGO की तरफ से या किसी अदारे ने को मदद की? हमें एक सिर्फ अपने इंतज़ामिया, हमारे DC साहब हैं, वो आए थे। हमें उसने जो उनके पास था फ़िलहाल, क्योंकि रास्ते हमारे मुकम्मल तौर पे बंद हुए, आप विज़िट करते आ रहे हैं, मुकम्मल तौर पे हम जो है ना पूरा ज़िला हमारा डिस्टर्ब था। जो इनके पास था वो हमें उन्होंने दिया है, हम ये नहीं कहते कि हमें नहीं मिला, हमें DC साहब की इसका मतलब ये है कि खुराक नाकाफ़ी था। नाकाफ़ी थी सर। और ये बताएं कि कोई NGO वगैरह यहाँ पर कुछ आया? भी नहीं आया। NGOs के हमें अपनी इंतज़ामिया के अलावा अभी तक कोई बंदा इधर नहीं आया है, कोई NGO नहीं आई है, कोई ऐसा कोई जो निज़ाम है वो नहीं आया है। मेरे ख्याल में देखें, अभी आप सुन रहे थे कि अब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आई नहीं है कि जिन्होंने कोई उनकी हेल्प की हो। टोटल इन लोगों का जो दारोमदार है वो टोटल डिपेंडेंट हैं ये इंतज़ामिया पे। इंतज़ामिया से हम बाद में बात करेंगे कि कितना उन्होंने राशन तकसीम किया, कितने पॉपुलेशन को कवर किया। पॉपुलेशन भी वो पॉपुलेशन जो इफ़ेक्टेड पॉपुलेशन है उनको उन्होंने कितना कवर किया, वो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी नाज़रीन आप जान रहे थे एक इलाका मकीन और ठीक है जी, जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ हमें तमाम तर सूरत हाल बता रहे थे। 34 अजला हैं और 24 अजला बलूचिस्तान के शदीद मुतासर हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी रेस्क्यू का अमल भी जारी है, यानी कि अभी रिलीफ पर तो आ नहीं पाए हैं, अभी तो सिर्फ रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है। सबसे पहले कोशिश की जा रही है लोगों की जान बचाई जाए, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। तो ये सूरत हाल थी। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं कुछ बात करना चाहूँगी मईशत की सूरत हाल की। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सियासी अनस्टेबिलिटी है, उसका असर मुस्तकिल मईशत पर पड़ रहा है। मुल्क की मईशत जो कि इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान पर है, लेकिन अभी हमने कुछ दिनों में देखा कि चंद पैसे की कुछ कमी देखने में आई है। जहाँ पर डॉलर 240 पर बंद हुआ, लेकिन उसके बाद 238 तक आ गया, 238 तक ये डॉलर आया और उसके बाद कुछ हमने कमी देखी डॉलर में। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी मिला जुला रुझान रहा। काफ़ी अरसे तक स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 40,000 पॉइंट्स की जो हद थी वो बरकरार रही। ये आज तक की सूरत हाल है। और जो कारोबार का अख्तिताम रहा स्टॉक मार्केट में वो 74 पॉइंट्स की कमी हुई और 100 इंडेक्स में 40,075 पॉइंट्स सतह पर ये स्टॉक मार्केट बंद हुई। लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त जो इंपोर्ट की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। ज़ाहिर LC नहीं खुली और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि डॉलर्स नहीं है हुकूमत के पास। तो क्या सिचुएशन मईशत को संभालना अब किसी के लिए भी मुमकिन हो सकेगा जिस स्टेज पर हम लोग खड़े हुए हैं? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें माहिर मौशियात हैं शान सईद साहब। शान सईद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमरीकी डॉलर जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहा था, अब ये मैंने कहा चंद पैसे की कमी हुई है, क्या इससे कुछ बेहतरी की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए पिछले एक हफ्ते में US डॉलर ग्लोबली जो है तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 108 से 105 पे आ गया। तो बहुत सारी करेंसी जो है उसके अगेंस्ट, जैसे यूरो है, जापानीज येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, वो सारे अप्रिशिएट कर गए अगेंस्ट USD। जो एक फेयर है अमेरिका की इकॉनमी में, ऑलरेडी वो रिसेशन में है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन की इकॉनमी का आउटलुक है वो बड़ा बेरिश है। तो उसका इम्पैक्ट जो है US डॉलर पे आ गया। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि US डॉलर जो है पाकिस्तान में इंटरबैंक में थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन ओवरऑल जो है आपको पता है पाकिस्तान में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क बन गई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो एक डॉलर का जो है वो शॉर्टेज हो गई है मार्केट। अच्छा, एक तो शॉर्टेज हो गई है, फिर जाहिर है ये जो हमारे पास इकॉनमी है हमारी, मैं जो सवाल मेरा था कि अब कोई कर सकता है इस इकॉनमी को, कोई संभाल सकता है जिस स्टेज पर सर हम लोग आज खड़े हुए हैं कि हमारी इंपोर्ट ख़त्म हो गई है, एक्सपोर्ट हमारी इतनी कम हो गई है, अब हमारी इकॉनमी को संभाला कैसे जा सकता है?
देखिए मेरा ख्याल है, पता नहीं मैंने आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को मजीद 3 साल चाहिए जी 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 इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। मेरे ही शो में कहा था क्यों? तो 9 अप्रैल से लेके अब तक 3.5 महीने में आपका जो रुपया है वो अपनी कदर जो है 33% लूज कर चुका है। जो जब करेंसी एक 33% लूज कर देगी, ऑन द एवरेज 11% लूज कर देगी, इसका मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो काम नहीं कर रही। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो मेन वेरिएबल है वो क्वेश्चन मार्क बन गया। आपकी फिस्कल साइड नहीं काम कर रही, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं काम करी। मैं जब 11 फरवरी को मैंने अपने बड़े अच्छे दोस्त इमरान सुल्तान को कहा था आज टीवी में कि अगर स्टेट बैंक 15% भी कर दे डिस्काउंट रेट तो ये महंगाई नहीं रुकने वाली, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि आपने एक पॉलिसी एरर कर चुके हैं 28 जनवरी 2020 को, जब आपने मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्काउंट रेट 13.25% कर दिया था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तानी कौम अब भर रही है, क्योंकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई है। और जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो और अगर इसी तरह रुपया अपनी कदर खोता रहा तो पाकिस्तान का जो मौजूदा इन्फ्लेशन रेट है 34%, ये अगले 1-1.5 महीने में 50% हो जाएगा टर्की की तरह। डोंट टेल सर कि 34 से आप कह रहे हैं कि 50% हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हाँ, अगर ये इसी तरह गिरता रहा, अगर यूएस डॉलर की इसी तरह एप्रिसिएशन होती रही अगेंस्ट पाकिस्तान रुपी, क्योंकि आपका जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ नहीं कर सकता, और ना उनके पास रिजर्व है, ना उनके पास कोई मॉनेटरी पॉलिसी है अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए। हमारे तो पास जब एक करेंसी अपनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी खो बैठती है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या होती है कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है लोकल इन्वेस्टर का वो खत्म हो जाता है, तो वो करेंसी जो है फिर फ्री फॉल में चली जाती है। अच्छा, तो आप वक्त जो है अब सर सॉरी टू कट यू, क्योंकि वक्त कम, एक सवाल और करना चाह रही थी। एक तरफ तो एलसी नहीं खोली जा रही, दूसरी तरफ डॉलर की जिस तरीके से खरीदारी की गई, जिस तरीके से डॉलर लिया गया, सर क्यों मैकेनिज्म तो होता है ना किसी मुल्क का कि डॉलर अगर खरीदा जा रहा है, डॉलर लोग खरीद रहे हैं, तो कोई तो मैकेनिज्म होगा कि भाई इतने लोगों को हम दे सकते हैं, इतना टैक्स होगा, ऐसे डॉलर आप नहीं खरीद सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है, तो कोई तो मैकेनिज्म सर होता होगा। मेरे ख्याल है हमने कोई मैकेनिज्म डिवाइस ही नहीं किया, क्योंकि मैंने मेरा ख्याल है कामरान खान के प्रोग्राम में कहा था हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है जी वो गवर्नमेंट में खत्म हो चुका हुआ है। तो जब लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए तो फिर वो कैपिटल फ्लाइट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे चैम्बर्स के बंदे कह रहे हैं कि हम जो अपनी इंडस्ट्रीज कहीं और मूव कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है। तो जब लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए तो फिर आप, और ये हो भी चुका है सर, इंडस्ट्रीज मूव हो भी गई हैं, कई इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, कई इंडस्ट्रीज मूव हुई हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन ये दुआ कि अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला ही है जो इस मुल्क को चला रहा है। और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।